नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आज बात करेंगे कोरोना की। जिस बात का डर सता रहा था आखिर वही हुआ। आप सोच रहे होंगे कि कोरोना तो अब गया, मास्क से छुट्टी मिल गई, बच्चे स्कूल जाने लगे, 2 सालों बाद जिंदगी पटरी पर लौट आई। लेकिन एक बार फिर से ये बहरूपिया वायरस डरा रहा है। कोरोना इस बार अपने ऐसे रूप के साथ लौटा है जिसका असर कई राज्यों में दिखने शुरू हो चुका है। ओमिक्रॉन का अब वेरिएंट एक्सी पिछले ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। नतीजा देश भर में कोरोना वायरस का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा है। सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है राजधानी दिल्ली में, जहां पिछले 24 घंटों में 501 नए केस लगातार दूसरे दिन दिल्ली में केस 500 से ज्यादा दर्ज किए गए। इन बढ़ते केसों के साथ अब चौथी लहर की भी संभावना जाहिर की जा रही है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 7.72% हो गई है। तो दिल्ली, एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों में एक बार फिर से टेंशन की भी जो बातें हैं वो सामने आने लगी है। वहीं बात यूपी की करें तो यहां भी पिछले हफ्ते की तुलना में कोरोना के 141% केस बढ़े हैं। गौतम बुद्ध नगर हॉटस्पॉट बन गया है, इसलिए अब हम पहले की तरह ही तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि सरकार भी बेहद गंभीर दिखाई दे रही है। क्या है चौथी लहर को लेकर भविष्यवाणी और एक्सी वेरिएंट से कैसे रहे सावधान, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं डॉक्टर अभिषेक शुक्ला। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। कोरोना को लेकर जिस तरह का डर सता रहा था जब सरकार ने पाबंदियां हटाई, और उसी वक्त ये संभावनाएं जाहिर की जा रही थी कि आने वाले वक्त में कोविड की रफ्तार तेजी से बढ़ सकती है, और ठीक वैसा ही हुआ। अगर नए वेरिएंट की हम पहले बात करें तो ये कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है, इसके क्या सिम्टम्स है, और अभी तक की जांच रिपोर्ट्स में इसको लेकर क्या सारा जानकारी मिल पाई है? को मिल रहा है, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि कोविड की जो वेव या लहर की हम लोग बात करते हैं, तो वेव आती है, जैसे थर्ड वेव आई, फिर धीरे धीरे वो वेव एक पीक की तरफ पहुंचती है, पीक एक स्टेबिलिटी की तरफ आती है, फिर डाउनफॉल होता है और केसेस नियर टू नॉर्मल हो जाते हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ चल रहा था मार्च महीने तक, इधर हम लोगों ने देखा कि अप्रैल फर्स्ट वीक के बाद से फिर ऐसे जिलों में या ऐसी स्टेट्स में जहाँ कोविड के केसेस ना के बराबर मिल रहे थे, वहाँ फिर से एक स्पाइक आनी शुरू हुई। और स्पाइक में जनरली जो ट्रेवलर्स हैं, जो बाहर के देशों से आ रहे हैं, अब दूसरे शहरों से आ रहे हैं, या फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स हैं, वो ऐसा समझा जा रहा है कि वो प्राइमरी सोर्स हैं इस स्ट्रेन को इंडिया में लाने के लिए। XE जो स्ट्रेन है, ये ओमिक्रॉन BA.1.1 और 1.2 से निकला हुआ एक स्ट्रेन है, जो ओमिक्रॉन फैमिली का है, जो इस समय मैटर ऑफ कंसर्न है लोगों के लिए। पर इसके साथ में मैं बता दूं कि ये जो स्ट्रेन है, जैसे कि ओमिक्रॉन स्ट्रेन था, वो डेल्टा की तरीके से बहुत डेडली या बहुत हार्मफुल स्ट्रेन नहीं था, तो उसी तरीके से ये भी जो स्ट्रेन है, ये भी इस समय तक जो डाटा या जो खबरें सामने आ रही हैं कि ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है, जिसकी वजह से अभी ऑक्सीजन सेचुरेशन या जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो नहीं आ रहे। ये एक बात हो गई, पर अभी बहुत जल्दी होगा इस तरीके की कोई भी बात कहना। साथ में जो समस्या है, दिक्कत की बात है, वो ये है कि सरकार ने मास्क लगाने पे और जो प्रतिबंध या कोविड प्रोटोकॉल के जो नियम बनाए थे, उनको अधिकतर स्टेट्स में बिल्कुल ईज कर दिया है। और अब पूरे देश में जिस तरीके से मैं समझ रहा हूँ कि मास्क लगाने का प्रतिबंध हट चुका है, सिनेमा घर, रिक्रिएशन प्लेसेस, रेस्टोरेंट्स, पब्लिक प्लेसेस, एम्यूनिटीज़, ये लगभग फुल कैपेसिटी पे फंक्शन कर रही हैं। आए दिन कुछ ना कुछ त्यौहार हो रहे हैं, जैसे कि अभी हमारे यहाँ ईस्टर का त्यौहार था, रामनवमी का त्यौहार था, ईद आने वाली है। पब्लिक प्लेसेस, मार्केट्स, सोशल गैदरिंग्स चरम सीमा पे हैं। इन दिनों में अगर हम प्रिकॉशन को भी हटा देंगे और कोविड के केसेस अगर इसी तरीके से बढ़ते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक ये भयावह रूप ले ले और कोविड की जो चौथी लहर हो, वो भी जैसे कि दूसरी और तीसरी लहर में हम लोगों ने समस्याओं को देखा है और झेला है, उसी तरीके की समस्या की तरफ कहीं हम लोग ना बढ़ें। ऐसा ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो प्रिकॉशंस बताए गए थे, जिसका हम लोग 1.5-2 वर्षों से पालन कर रहे थे, उनको पुनः फिर से करना शुरू कर दें। और ये बड़ी चेतावनी है हम सब लोगों के लिए कि अगर कोविड के केसेस
बढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से हर वेव में हमने देखा कि पहले बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जहाँ फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, वहाँ से केसेस बढ़ते हैं, फिर वो धीरे धीरे पर्कुलेट होते होते छोटे शहरों में आते हैं, फिर छोटे शहरों से कस्बों में चले जाते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि मास्क लगाना अभी भी बहुत ज़रूरी है और हमको मास्क को निरंतरता से लगाना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। 2 लोगों के बीच में कम से कम 3 फीट की दूरी बना के चलना चाहिए। इसके अलावा सैनिटाइजर का प्रयोग, घर से अगर बाहर आते हैं, अंदर आते हैं तो सोप वाटर से हाथ धोने की ज़रूरत, फुटवेयर को बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसे लोग जिनके घरों में बुजुर्ग लोग साथ में रहते हैं, जो वल्नरेबल हैं, जो काफ़ी कमज़ोर हैं, उन लोगों से थोड़ी सी और दूरी बना करके रखें। जब आप घर में बाहर से आ रहे हैं, आपके हाथ में कोई बाहर का सामान है या उस तरीके की चीज़ें हैं, तो जब तक आप डिसैनिटाइज ना कर ले अपनी चीज़ों को, उनके कमरे में जाना अवॉइड करें। क्योंकि प्रीवियस जो हमारा एक्सपीरियंस है कोविड की वेव्स का, उसमें यह है कि उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ जो मोस्ट वल्नरेबल था। मोस्ट वल्नरेबल कौन लोग थे? या तो ऐसे लोग थे जिनकी उम्र 75 वर्ष से ज़्यादा थी, या फिर ऐसे लोग थे जो कम आयु के थे और उनको कोई भीषण मेटाबॉलिक बीमारी थी जिसका उनको ज्ञान नहीं था। और कोविड के वायरस ने जब उनके शरीर में घर किया तो इस तरीके से शरीर पर नुकसान पहुंचाया कि वो एक बाय एक करके जो एसेंशियल वाइटल बॉडी ऑर्गन्स होती हैं, हार्ट, लंग, लिवर, किडनी, ब्रेन, सभी पे असर आया। और ऐसे लोग देखते ही देखते बहुत सीरियस हो गए और यानी जो पहले से बीमारी से ग्रसित थे उनको ज्यादा खतरनाक कोरोना उनके लिए ज्यादा साबित हुआ था। और एक बात तो साफ हुई कि जो कोरोना को लेकर गाइडलाइन सरकार ने जारी की थी कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और हाथों को सैनिटाइज करते रहें, उसका अभी भी पालन करने की जरूरत है। क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। आंकड़े जरूर कम हुए थे लेकिन उसके बाद एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो चुके हैं। डॉक्टर आशीष जायसवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। मेरा सवाल आपसे ये कि सरकार गाइडलाइन तो जारी कर चुकी है, इसको लेकर अब देखिए जागरूकता की भी किसी तरह की कोई कमी नहीं देखी जा रही है, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें आप क्या कुछ बदलाव देखते हैं जिसके चलते कोरोना की चौथी लहर को रोका जा सकता है? क्योंकि तमाम छूट अब दी जा चुकी है, हालांकि एक बार फिर से सख्ती की बात जरूर की जा रही है, कब तक लागू होगी ये भी देखना होगा। तो क्या कुछ बदलाव आप देखते हैं? देखिए, पहले तो हमें ना इसको समझना पड़ेगा, इसको पुराने केसेस के जो वेव्स आई थी। सबसे पहली बात तो जो ये वेव है, ये वेव इनिशियली वेव कहाँ पे आई थी? महाराष्ट्र से इंडिया में एंट्री करती थी, या जो मेट्रोपॉलिटन जहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते थे वहाँ से आए थे। तो ये वेव वहाँ से नहीं आई हुई है, ये वेव खुद इंडिजिनस वेव है, इंडिया की ही वेव है, जो कि पॉसिबल बिकॉज ऑफ ये जो सर ने बोला फेस्टिवल्स के कारण, या जो बच्चों के नए स्कूल खुले, या जो हम लोगों ने अपनी जो फॉलो नहीं कर रहा था, हम अपना सैनिटाइजेशन भूल गए, मास्क भूल गए हम लोग, उसके कारण ये वेव बढ़ी है। बट इसको पुरानी वेव से कंपेयर करना एकदम गलत है। एक बात देखिए, जो डॉक्टर प्रोफेसर कॉन्ग ने भी कही थी कि अब ये जो वायरस है ये एंडेमिक हो गया है, ये वायरस हमारे साथ रहने वाला है। जब भी वेदर चेंज होगी, जब भी मौसम बदलेगा, ये वायरस किसी ना किसी तरीके से म्यूटेट करके पुराने वायरस को लेके अंदर आता है। हमको पहले समझना पड़ेगा वायरल इन्फेक्शन होते क्या है। वही वायरस हमारी बॉडी के हर समय इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब जब भी कोई नया वायरस इन्फेक्शन होता है तो जो ये वायरस होता है उसी के वायरस के जीनोम में म्यूटेट होके उन्हीं की तरह नया वायरस का स्ट्रेन बना के हम लोग को इन्फेक्ट करते हैं। पहले भी इस वेदर में, जो ये अप्रैल का वेदर होता था, जब नई फसलें कटती थी, नए एलर्जिक रिस्पॉन्स होते थे, नए वायरस, हर समय ये जो सीजन था वायरल इन्फ्लेमेशन का होता था। ये इस बार भी वही हो रहा है, इसमें कोई बहुत नया बात नहीं ना, क्योंकि जो वायरस है ये म्यूटेट हो गया तो हमें कोविड के केसेस मिलने चालू हो गए। तो पहली बात, इसे पैनिक होने की बात नहीं है कि ये पुरानी वेव जैसा करेगा, ये पुरानी वेव जैसा नहीं होगा, क्योंकि उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, हम लोग को 98% पॉपुलेशन जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसको 1 डोज वैक्सीन का लग चुका है, और 88% जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसको 2 डोज वैक्सीन का लग चुका है, और कितनी पॉपुलेशन को बूस्टर भी लग चुका है। यानी जो वैक्सीनेशन ऑलवेज एंड ऑलवेज इज अ गेम चेंजर इन कोविड-19। हम सबसे पहले हम यही बोल रहे थे, ये वायरस हमारे साथ रहेगा, जब हम वैक्सीनेशन प्रॉपर कर पाएंगे, पूरा थॉरोली कर पाएंगे, तभी हम इस चीज़ को कर पाएंगे। बच्चों का वैक्सीनेशन ही 12 साल से बच्चों में मोस्टली बच्चों को पहला शॉट लग चुका है। तो हमें ये लगना कि ये सेकेंड वेव जैसा भयावह होगा, एकदम नहीं होगा। और मुझे लगता भी नहीं कि ये इतना ज़्यादा प्रोपेंसिटी होगी है जितना ज़्यादा बढ़ने वाला है।
नो डाउट जो एक्सी वेरिएंट है ये भी जिस तरीके से ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट जो बहुत रिप्रोड्यूसिबल था, बहुत जल्दी स्प्रेड करता था, वैसा ही वायरस है। और हम लोग देख भी रहे हैं अपनी क्लिनिक्स में भी 10 दिन से हमारे पेशेंट बहुत बढ़ गए थे, पर कोई भी पेशेंट सिक नहीं हुआ है। हर पेशेंट 2 या 3 दिन में पेशेंट सारे के सारे ठीक हो रहे थे। शादियों का सीजन चालू हो चुका है, लोग ट्रेवल बहुत कर रहे हैं, स्कूल में छुट्टी भी हुई थी, उसमें भी लोग बहुत ट्रेवल कर रहे थे। तो नो डाउट इसके कारण ये स्ट्रेन बढ़ी है, ये एक वेव बढ़ रही है, पर ये पुरानी वेव जैसा नहीं होगा, इसलिए तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं ना। मगर अपने गार्ड्स को भूल जाना ये बहुत बहुत ख़राब बात है। आपको पहले भी पता हो कि ये बच्चों में इन्फेक्शन नया नहीं था, पहले भी सेकेंड वेव में 40% बच्चे इन्फेक्टेड थे, जो हमें बाद में एंटीबॉडी लेवल से पता चला। इस बार भी बच्चे ही इस वेव को स्प्रेड कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, जो मैं पेशेंट्स अपने क्लिनिक पे देख पा रहा हूँ, पहले बच्चों को घर में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसके बाद बड़े लोगों को हो रहा है। यानी यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेन ऑफ ट्रांसमिशन, यानी जो वल्नरेबल लुक है, जो हमारे ओल्ड एज, वैसे तो देर ऑल वैक्सीनेटेड, जो वल्नरेबल पेशेंट्स हैं, जो डायबिटिक हैं, इम्यूनोसप्रेस पेशेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा कॉन्टैक्ट कम करना चाहिए, या तो उनको खुद को आइसोलेट, या तो जो बच्चे हैं बच्चों को आप आइसोलेट कर नहीं सकते तो उनको खुद से आइसोलेट करना चाहिए। 5 साल से बड़े बच्चे आराम से मास्क लगा सकते हैं। हमें ये प्रमोट करना चाहिए कि बच्चे मास्क लगाएं। अगर कोई बच्चा बीमार है तो पेरेंट्स उसको स्कूल में मत भेजें। ये सब दायित्व तो हमारा भी है, सरकार का दायित्व तो सारा नहीं होता कि नई गाइडलाइन, ये गाइडलाइन, वो गाइडलाइन से कुछ नहीं होने वाला। सरकार का काम था वैक्सीनेशन बढ़ाना, जो सरकार ने काम किया। अब हमारा काम है कि हमें सब पता है, हर आदमी को कोविड-19 के बारे में पता है, किस तरीके से बचाव है पता है। अब ये जनमानस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। जो अपना मास्क का यूसेज, अब देखिए यूपी में बोल भी दिया है, अब सबको मास्क लगाना बहुत मस्त हो गया है। मास्क करें, अपने को सैनिटाइजेशन करें, जो हम लोग 2 गज की दूरी का जो कंसेप्ट था उसको फिर से लेकर आए, थोड़ा अवॉइड करें। मार्केट बंद कर देना एकदम गलत है, स्कूल्स बंद कर देना एकदम गलत है। ये सब अब इसका कोई रोल इसमें होने वाला नहीं ना। अगर आप बंद भी कर देंगे तब भी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो एक सब ऑप्टिमल कंसंट्रेशन वायरस का होता है वो अब कम्युनिटी में आ चुका है। वायरस अब कम्युनिटी स्प्रेड कर रहा है। अगर आप सब बंद भी कर देंगे तब भी इसमें कुछ होने वाला नहीं ना। वैसे भी ये वायरल बहुत माइल्ड वायरस है, बहुत माइल्ड इन्फेक्शन आ रहा है, इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं ना। और ये वायरस सेकेंड वेव में था वैसा ये रूप लेगा भी नहीं। हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत बढ़ गई है बीमारी के बारे में, नई नई चीज़ें पता चल रही है। इस समय कुछ ना करते 13 तरीके की नई वैक्सीन पाइपलाइन में है। तो ग्रेजुअली 1-2 साल में जब पूरी वैक्सीनेशन आ जाएगी, हमें कुछ कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, सब लोगों को 2 या 3 वैक्सीनेशन के डोज लग जाएंगे, उसके बाद ये वायरस हमारे साथ एंडेमिक हो जाएगा। जैसे पहले क्या होता था, पहले भी वायरल होते थे बच्चों को, पहले भी बड़ों को होते थे कुछ सीजन में, वैसे ही ये वायरस के साथ हमें जीना है, उसके साथ रहना है। लेकिन जिस तरह से ये वेरिएंट अपने बार बार रूप बदल रहा है, ऐसा बहुत कम बीमारियों में देखा जाता है, और ये एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। और साथ ही जो पहले से बीमार है उनके लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होता है। आपने कहा कि एक मामूली वेरिएंट है, ठीक है, जो लोग हेल्थी हैं, स्वस्थ हैं, उनके लिए तो ये मामूली वेरिएंट है, लेकिन जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित है उनके लिए बहुत ज्यादा बुरा भी साबित हो जाता है। कई सारे लोग इसको लेकर जान गंवा चुके हैं। इसको लेकर आज आगे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अभिषेक जी का रुख कर लेते हैं। अभिषेक जी, जब सरकार ने पाबंदियां हटाई, खासकर ये कहा कि अब मास्क लगाना भी अनिवार्य नहीं होगा, कई सारे भारतीय ऐसे थे जिनको ये लग रहा था कि अब कोरोना देश से जा चुका है, लेकिन एक बार फिर से दोबारा से आंकड़े जब अब बढ़ने लगे हैं, ये एक चिंता का विषय बने हुए हैं। और साथ ही अब लोगों के अंदर एक सवाल है कि आखिर कोरोना से मुक्ति कब मिलेगी, क्योंकि पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, अब चौथी लहर आ रही है, और साथ ही बार बार ये अपना वेरिएंट जो चेंजेस हम देख रहे हैं, इससे सवाल एक ही है कि आखिर कोरोना का अंत कब होगा। इसे आप कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि कोविड-19 का जो इन्फेक्शन था, जो एक महामारी की तरीके से है, जिसको हमने पेंडेमिक का नाम दिया जी। ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम ऐसी महामारी होती है जो हम लोगों ने जीवन में देखी, और रोज़ रोज़ इस तरीके की पेंडेमिक्स नहीं आती। कभी किसी ने कल्पना भी अपने जीवन में नहीं की थी कि 1-1.5 साल के लिए हमारा शहर नहीं, हमारा स्टेट नहीं, हमारा देश नहीं, पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल हो जाएगी। हवाई जहाज उड़ने बंद हो जाएंगे, रेलें चलनी बंद हो जाएंगी, बसें चलनी बंद हो जाएंगी, सब कुछ बंद हो जाएगा। सिर्फ मेडिकल सर्विसेज चली, एडमिनिस्ट्रेशन चला, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ चली, प्रेस मीडिया ने काम किया, इसके अलावा इंटरटेनमेंट, रेस्टोरेंट्स, लेजर शॉप्स, ये सारी चीज़ें हमने देखा कि ये पूरे 1.5 साल बंद रही। तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं थी, सिर्फ हमारे ही देश में नहीं बंद रही जी। जो विश्व की सबसे बड़ी महाशक्तियाँ हैं, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, अस्पताल बहुत ज़्यादा है,
पॉपुलेशन कम है, पेशेंट इज टू हॉस्पिटल रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, एक एक आदमी इंश्योर्ड है, सोशल सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है, मरीज को जेब से 1 रुपये भी खर्च नहीं करना है, उन देशों ने भी पाबंदियां लगाई और कई कई हफ्ते कई कई महीने ऐसे बड़े बड़े देशों के बहुत सारे बड़े बड़े शहर बंद रहे। अभी भी आपने देखा होगा चाइना में फिर से जो वेव आई है, जिन शहरों में वेव आई है वहाँ पर भी तगड़ी पाबंदियां लगी हुई हैं। उन्होंने जो चेकिंग्स हैं, RT-PCRs हैं, कोविड के टेस्ट हैं, वो मैंडेटरी कर दिए हैं कि हर सिटीज़न को वो टेस्ट करके अपलोड करना ज़रूरी कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो इस बात को समझ रहे हैं कि जैसे कि आपने कहा कि भाई ये ज़रूर है कि हम वैक्सीनेट हो गए हैं और यदि हम कोविड पॉजिटिव होते हैं तो जो इंटेंसिटी होगी वायरस की, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए, वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी। पर ये स्थिर फार्मूला नहीं है जो हर व्यक्ति पे काम करे। हमें ये बताना पड़ेगा लोगों को, पब्लिक को, जनता को कि अब जितने भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं उनमें से 60-70% लोग वैसे हैं जिनको कोविड की फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज या इवन बूस्टर डोज भी लग चुकी है। अगर हम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की या इमरजेंसी हेल्थ वर्कर्स की बात करें तो ये सारे ही वैसे लोग हैं हमारे देश में जिनको तीनों डोजेज लग चुकी हैं। इसके बाद भी हमने देखा कि भारी मात्रा में लोग कोविड से पॉजिटिव हुए, उन लोगों में मोर्टेलिटीज़ भी हुई और कॉम्प्लिकेशंस भी हुए। हमारे बीच के बहुत सारे सहयोगी, बहुत सारे लोग इस दुनिया में नहीं हैं वैक्सीन लगवाने के बाद भी। तो इसका मूल मंत्र ये है कि वैक्सीन इन्फेक्शन ना हो, इससे बचाव नहीं देती जी। इससे बचाव सिर्फ जो प्रोटोकॉल्स हैं कि आप मास्क लगाएं, पब्लिक गैदरिंग में ना जाएं, थोड़ा सा लोगों से दूरी बना के रखें, फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करें। यदि आपको कोविड-19 के सिम्टम्स लग रहे हैं, खांसी, बुखार, फ्लू जैसी बात लग रही है, तो आप उसको इग्नोर ना करें। अब तो दुकानों पे टेस्ट किट मिलता है, आप खुद ही जाके टेस्ट किट ले करके अपने घर में चेक कर सकते हैं और यदि पॉजिटिव हैं तो निकटतम चिकित्सक से संपर्क करके सरकारी अस्पताल से दवा ला सकते हैं, अपने आप को कुछ समय के लिए आइसोलेट कर सकते हैं, जिससे कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है जो आपके संपर्क में आने वाली है उसको आपसे इन्फेक्शन ना चला जाए। तो यदि इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो अगर 4th वेव भी आती है तो उस पर काबू पाना हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत आसान होगा। इसके साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जो भी ये वायरल इन्फेक्शंस होते हैं ये अपना म्यूटेशन बदलते रहते हैं। हम लोग फ्लू जो होता है, कॉमन कफ कोल्ड फ्लू, उसके वैक्सीनेशंस पिछले 20 साल से लोगों को करते आ रहे हैं। ये बच्चों में भी होता है, नवजात बच्चों में भी होता है और जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में भी होता है। तो फ्लू की जो वैक्सीन है, फ्लू का शॉट है, वो हर साल नया शॉट आता ही इसलिए है क्योंकि फ्लू का स्ट्रेन या जो वायरस होता है वो अपना रूप बदल देता है। तो रूप बदलना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर मूल मंत्र ये है कि वैक्सीन वायरस की जो मार है हमारे शरीर पे उसको कमजोर करती है और हमें एक प्रोटेक्शन देती है, पर इस चीज से प्रोटेक्शन नहीं देती कि हम पॉजिटिव ना हो। इसको हमें नहीं भूलना है और जब तक कि ये विपदा हमारे सर पे खड़ी हुई है तब तक हमको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और बाकी सारे नॉर्म्स को निभाना है। क्योंकि तो डॉक्टर अभिषेक, यहाँ पर ये जरूरी हो जाता है कि हमें इन नियमों को कोविड की गाइडलाइन के तौर पर नहीं देखना चाहिए, हमें इसे अपनी दिनचर्या में ही शामिल कर लेने की जरूरत है। क्योंकि अब तो देखिए 2 से 3 साल हो चुके हैं, तो हमको अपनी दिनचर्या में ही इसमें शामिल करने की जरूरत है। मैं लौटूंगी सर आपके पास में, लेकिन जोड़ लेना चाहिए, इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए। जैसे जी सर लौटूंगी आपके पास में। आशीष जी, जैसे कि आपने पहले जिक्र किया, मैंने सवाल भी किया था इससे पहले कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, उन पर इस तरह के वायरस काफी ज्यादा जल्दी अटैक करते हैं और उनके लिए खतरनाक भी साबित होते हैं। अब नॉर्मल इंसान की तो हम बात ही कर रहे हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जो लोग पहले से बीमारी से ग्रसित हैं उनको क्या कुछ यहाँ पर सावधानी बरतने की जरूरत होती है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये समझना पड़ेगा कि जो पेशेंट, जो वल्नरेबल पेशेंट है, जो सर ने भी बोला, जो कार्डिक पेशेंट है, जो कीमोथेरेपी पे, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं या जिनको इम्यून सिस्टम जिनका खराब है, जो HIV है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, ये पेशेंट बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच करते हैं। मगर जो कंसेप्ट है वो सब पे एक लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसे पेशेंट अपना जो बूस्टर का वैक्सीनेशन है उसको फटाफट लें। इनको एनुअली अपना फ्लू शॉट तो लगाना ही लगाना है, साथ में जो कोविड के जितने भी वैक्सीन है वो सारे के सारे वैक्सीन पूरे अच्छे तरीके से लगाना है। सेकेंडली
इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इनकी पुरानी दवाएं हैं, हाँ। आपने देखा सेकंड वेव में क्या हुआ कि लोग अपनी दवाएं भी नहीं खा पा रहे थे, जो अपने कार्डियक इलनेस थी वो भी नहीं पूरा कर पा रहे थे, जिसके कारण उनको और दिक्कत बढ़ गई। यानी जो ऐसे पेशेंट वल्नरेबल ग्रुप के पेशेंट हैं, वो अपना जो सारी दवाएं हैं, जो इनहेलर्स जो चेस्ट के पेशेंट ले रहे हैं, उसको छोड़े नहीं। इन जो अगर आप प्रॉपर दवाएं लेते रहेंगे, आप अपने बॉडी को स्वस्थ रखेंगे तो वायरस का लोड कम पड़ेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट इसके अंदर है रोल आ जाता है योगा का, एक्सरसाइज का, और अपने दिमाग को क्लीन रखने का, दिमाग को स्वस्थ रखने का जो काम है बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, इसको आप नजरअंदाज ना करें, इस वायरल को इमीडिएटली ट्रीट करें, इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड ना लें, और अगर आपको वायरस हो तो आप अपने को आइसोलेट करें, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेव भी देखिए बच्चों के कारण ड्रिवन ही, बच्चों के कारण ही बड़ों में आई है। अगर वो बच्चे नहीं जाते स्कूल, जो बीमार हैं, तो जरूरत ही ना पड़ती इसके अंदर। पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अभी देखिए बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, अभी जो सन एग्जॉस्ट, जो हीट एग्जॉस्टेशन है, या जो अभी एलर्जिक रिस्पॉन्स है, या नॉर्मल वायरल है, ये सब भी बहुत रैम्पेंट है। इसलिए हम लोगों को और थोड़ी ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम बहुत ज्यादा सन से बचें, अपने को बहुत ज्यादा ट्रेवल मत करें, अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखें, अपनी दवाइयों का प्रॉपर ध्यान दें, अननेसेसरी जो भी इवेंट्स है उसको अवॉइड करें। यानी जैसे बहुत से लोग कहीं भी घूमने निकल गए, पूरा आप देखिए पूरे हिल स्टेशन भरे पड़े हैं, तो वो चीजों को आप अवॉइड करें। बहुत दिमाग से, सतर्कता से अभी काम करने का मौका है, क्योंकि अभी हम लोग एक ग्रे जोन में चल रहे हैं। हम लोगों को व्हाइट में आना है, ब्लैक में नहीं जाना है। डॉक्टर आशीष, एक सिंपल सा मंत्र है कि अपने आप को आपको स्वस्थ रखना है। अगर आप स्वस्थ रखते हैं तो फिर आप कोविड से भी बचे रह सकते हैं। डॉक्टर अभिषेक, बच्चों को लेकर पेरेंट्स काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। हालांकि अब 12 से 18 साल के बच्चों के लिए तो परमिशन मिल चुकी है, लेकिन अगर उससे छोटे एज ग्रुप की हम बात करें तो उनके लिए अभी भी वैक्सीनेशन नहीं है, परमिशन नहीं मिली है। तो ऐसे में उस एज ग्रुप को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंताएं सरकार की तरफ से भी देखी जा रही हैं, क्योंकि कोशिशें लगातार जारी हैं, डॉक्टर्स भी परेशान हैं और पेरेंट्स तो खास करके परेशान हैं। अब वो एज ग्रुप अपना ख्याल कैसे रखे, खासकर अभिभावक अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखे, कैसे उनको नए वेरिएंट और कोरोना की चौथी वेव से बचाया जा सके। हम लोगों ने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस में देखा कि जो कोरोना का डेडली वायरस था, उसने अपने चंगुल में जो बच्चों की पॉपुलेशन है उसको नहीं ले पाया, और जो बच्चों में बच्चे पॉजिटिव हुए भी, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो कोविड से जनरली बच्चों के एडमिशन्स या बच्चों की डेथ्स या बच्चों की मॉर्टेलिटी नहीं हुई। जो मॉर्टेलिटी हुई भी वो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों में हुई जो किसी बड़ी भीषण मेटाबॉलिक बीमारी से ग्रसित थे, जिनको किडनी की बीमारी थी, लिवर की बीमारी थी, ट्यूबरकुलोसिस थी, या जो लाइट डायबिटीज़ थी। तो मुझे लगता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो बेसिक्स हैं उनका हम ध्यान रखते हैं कि अगर पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे को बुखार है, उसको हरारत आ रही है, उसकी नाक बह रही है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, सर में दर्द बता रहा है, इस तरीके का कोई भी अगर लक्षण है तो उसको निकटतम चिकित्सालय में दिखा के उसकी जाँच करा लें। यदि कोविड के कोई लक्षण मिलते हैं तो तुरंत प्रधानाचार्य महोदय को बताएं कि भाई इस तरीके का है, जिससे बाकी बच्चों का भी वो रूटीन टेस्ट करा सकें और बच्चे को 4-5 दिन 6 दिन घर में आइसोलेट करावें। इस तरीके से ही जीवन आगे चलेगा, क्योंकि एक वायरस के डर से पूरी दिनचर्या को रोक देना और ये कह देना कि भाई अब बच्चों तुम्हारी पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत बच्चों को जो मानसिक रूप से कमजोर भी किया है कोविड इन्फेक्शन ने। हाँ, कई सारी ऐसे रिपोर्ट्स भी हमने भी बहुत कम हुआ है। आप सोचिए जो बच्चे जो पढ़ाई पर भी इसका काफी ज्यादा असर देखा जा रहा है, डेली एक्टिविटीज भी काफी ज्यादा कम हुई है। तो ऐसे में हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें अपनी लाइफस्टाइल में जोड़कर, और साथ ही अगर कुछ सिम्टम्स होते हैं तो जरूर डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए, तभी आप बच सकते हैं। और डॉक्टर अभिषेक ने जैसे जानकारी दी, उन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो जरूर कोविड से आप बच सकते हैं। डॉक्टर आशीष, जाते जाते क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, जो मैंने अभी 5-6 पॉइंट बनाए वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल्फ आइसोलेशन, अगर कोई बीमार है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं सभी से आज इस मंच से एक ही बात करना चाहूँगा, जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, देखिए 2 तरीके के, एक तो हमारा ये वैक्सीनेशन, उसको पूरा का पूरा अपनी डोज, सेकंड डोज तो कम से कम ले। और सेकेंडली दूसरा जो हम लोग जिसको सोशल वैक्सीन बोलते हैं, मतलब जिसको हम लोग मास्क बोलते हैं, उसका पालन करें। और कुछ भी हो इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड ना लें, और इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलकर अपने को आइसोलेट करके प्रॉपर इलाज करें। ये वायरस, इसमें कोई ऐसा पैनिक होने की बात नहीं है, मगर हमारे को पता है, जो हम लोग पहले से बोलते चले आ रहे हैं, डिस्टेंसिंग हमारा नया एटीट्यूड है और मास्क हमारा नया फैशन है। तो हमें अपने नए फैशन और नए एटीट्यूड को अपने अंदर
बसा लेना है, क्योंकि जब तक ये वायरस है, हम लोग हैं, तब तक ये वायरस तो हमारे सबसे बीच में बड़ी रहने वाला बात यह है कि डरने की जरूरत नहीं है और कुछ भी नया नहीं है। जैसे कि कोरोना की गाइडलाइन पुरानी थी, सिर्फ अगर आप उसी का पालन करते हैं और अगर कोई भी छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं तो अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो ये ज्यादा भयावह रूप नहीं लेगा, आप आसानी से ठीक हो सकते हैं। आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे दर्शकों से बहुत शुक्रिया। तो कोरोना की चौथी लहर को लेकर जहां एक तरफ एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं, तो वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि अगर आप कोरोना गाइडलाइन का बखूबी पालन करते हैं और लोगों से सामाजिक दूरी बना के रखते हैं तो आप आसानी से इस वेरिएंट से भी बच सकते हैं। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।